नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मैथ्स विधि पर। आप सबको पता है इस समय हमारा जो चैप्टर चल रहा है उसका नाम है अनुपात और समानुपात। और मैंने इस समय जो पढ़ा रहा हूँ उस बुक का नाम है नवीन अंकगणित आर एस अग्रवाल बुक। मैंने आपको इसका जो अनुपात समानुपात का पहला चैप्टर था 12A पूरा कंप्लीट करवा दिया है। आप मेरे यूट्यूब मैथ्स विधि में और फेसबुक में हमारा पेज है मैथ्स विधि, आप जाके वहाँ चेक कर सकते हैं। सारे क्वेश्चन बहुत ही शॉर्ट ट्रिक में है। अब जो इस क्वेश्चन का जो अगला पार्ट है 12B, इस 12B में थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल हाई है, तो आपको थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाना पड़ेगा। लेकिन मैंने भी उन सभी क्वेश्चनों को बहुत ही शॉर्ट ट्रिक से मैंने आपको बताया है और टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करते, चलते सीधे अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन में आ रहा होगा, एक थैली में 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे के सिक्के 5, 6, 8 के अनुपात में है। 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के कितने हैं? 5, 6, 8 के अनुपात में। 5, 6 अंक, ये सिक्कों की संख्या है। ये सिक्कों की क्या है? सिक्के की संख्या है। 1 रुपये वाला सिक्का जो है 5 है, 50 पैसे वाला सिक्का कितना है? 6 है, और 25 पैसे वाला सिक्का 8 है। आगे चलते हैं क्वेश्चन में। यदि इस थैली में कुल रुपए 210 हो तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या निकालनी है। यहाँ पे दे दिया टोटल जो मूल है, टोटल मूल्य कह दो आप या प्राइस कह दो, वो इन सभी सिक्कों को मिला के जो मूल्य है कितना है? 210 रुपए है। अब मैंने आपको बताया था इससे पहले, सिक्के वाले क्वेश्चन दो तरीके से ही आते हैं। आपको सिक्के की संख्या दे दिया जाएगा अनुपात में और मूल्य उससे पूछा जाएगा, या फिर आपको मूल्य दे दिया जाएगा और उसकी सिक्के की संख्या के बारे में पूछा जाएगा। कैसे? देखो, टोटल मूल्य 210 रुपये दिया हुआ है, यहाँ सिक्कों की हमको संख्या दिया हुआ है। हम क्या करते हैं, इसकी मदद से सिक्कों की मूल्य का अनुपात निकाल लेते हैं और उनको जोड़ के इसके बराबर कर देंगे। कैसे करेंगे? देखो आप, अगर मैं यहाँ पर सिक्के की मूल्य की बात करूं, 1 रुपये वाला जो सिक्का है वो कितना है? 5 है। आपके जेब में 1 रुपये का जो सिक्का है, कितना सिक्का है? 5 सिक्का है। तो आप कह दोगे भैया सिक्का का मूल्य 1 रुपये है, तो टोटल मूल्य कितना हो जाएगा? 5 रुपये हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। 50 पैसे वाला जो सिक्का है वो कितना है? 6 है। 50 पैसे वाला कितना सिक्का है? 6 सिक्का है। आपको पता है अच्छी तरीके से दो तरीके होते हैं इसको समझने के। या तो आप ऐसे समझ लो कि इस 6 का 50 में गुणा कर दो तो कितना होगा? 6 पंचे 3, 300 पैसे आ जाएंगे। और 1 पैसे में, 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं? 100 पैसे होते हैं। तो 300 में कितना हो जाएगा? 3 रुपये हो जाएगा। या फिर आप इस तरीके से समझ लो कि 1 रुपये में 50 पैसे के होते हैं 2 सिक्के। 1 रुपये में 50 पैसे के 2 सिक्के होते हैं, या दो 50 पैसे के सिक्के मिलके बनाते हैं 1 रुपये। तो जो 6 सिक्के होंगे कितना कितना बनाएंगे? वो 3 रुपये बनाएंगे। 25 पैसे, अब आपको अच्छी तरीके से मालूम है, 25 पैसे वाले 4 सिक्के मिलके 1 रुपये बनाते हैं। तो 8 सिक्के हैं तो कितना रुपये हो जाएगा? 2 रुपये हो जाएगा सीधे। या 25 अट्ठे 200, 200 पैसे हो गया, 100 का भाग दो, दो आ जाएगा। तो हमको यहाँ से सिक्के का मूल्य मालूम पड़ गया कि जो पहला सिक्का था उसका मूल्य कितना? 5 रुपये है। 50 पैसे वाले सिक्के का मूल्य कितना है? 3 रुपये है। 25 पैसे वाले सिक्के का मूल्य कितना है? 2 रुपये है। इन सबको हम जोड़ लेंगे, 5, 3, 8, 2, 10। ये 10 आया, ये किसके बराबर है? क्वेश्चन में दे रखा है कि कुल सिक्कों का जो मूल्य है वो 210 रुपये है। इस 10, ये जो 10 आया, ये 10 की वैल्यू किसके बराबर है? ये 210 रुपये की। हम एक की वैल्यू निकाल लेंगे। आपने कहा सर 21 रुपये, एक की वैल्यू कितनी आ गई? 21 रुपये। अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या आपको निकालना है। अब एक बात बताओ, अगर मैं 1 रुपये की बात करूं कि 1 रुपये वाले जो सिक्के हैं उनका मूल्य कितना है, तो आप बोलोगे सर 5 रुपये है। तो हमने यहां से निकाल लिया 1 रुपये वाले सिक्के का मूल्य। क्या करा? 1 बराबर 21 की है तो 5 बराबर कितना आ जाएगा?
21 इंटू 5 यानी 5 एकम 5 5 दूनी 10। 1 रुपए वाले सिक्कों का मूल्य जो आया 105 रुपए आया और प्रत्येक सिक्का 1 रुपए का ही है, तो इसका मतलब कि 1 रुपए वाले सिक्कों की संख्या जो आएगी वो भी कितनी हो जाएगी, 105 ही रहेगी। अब दूसरे में चले 50 पैसे वालों पे। 50 पैसे वाले सिक्के का मूल्य आपको मालूम है कि कितना मूल्य, 3। एक की वैल्यू आ रही 21, तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप कर दो 21 में इंटू 3 यानी 3 एकम 3 और 3 दूनी 6। 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या जो है, 50 पैसे वाले सिक्कों का मूल्य जो आया 63 रुपये आया। अब आपको मालूम है कि 1 रुपए में 50 पैसे कितने सिक्के होते हैं, 2 होते हैं, तो 63 रुपये में कितने हो जाएंगे। आप बोल दो कि भैया संख्या का निकालनी है, आप संख्या निकाल लो सिक्कों की 50 पैसे वालों की, कितना हो जाएगा 63 इंटू 2 बराबर 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12, 126 आ गया आपका। इसी तरीके से 25 पैसे वाले में चलो। 25 पैसे सिक्कों का मूल्य, सिक्के का मूल्य क्या जाएगा, एक की वैल्यू कितने के बराबर आ रही है 21 की, तो 2 की वैल्यू निकालनी है हमको, तो 21 में इंटू 2 यानी 42 रुपए। अब आपको मालूम है कि 1 रुपए में 25 पैसे के कितने सिक्के आते हैं, 4 सिक्के आते हैं, तो 42 रुपए में कितने आ जाएंगे, यहाँ निकाल लो। अब यहाँ पे संख्या निकाल लो, यहाँ पे 42 इंटू 4 यानी 4 दूनी 8 और 4 चौको 16, ये आंसर हो जाएगा हमारा। 1 रुपए वाले जो सिक्के आए हैं उनकी संख्या 105 है, 50 पैसे वालों की कितनी संख्या है 126 है, और 25 पैसे वालों की कितनी है 168 है। यही आपका आंसर है। जल्दी से नोट कर लें इसको एक बार। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2 में आपने नोट कर लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है ए बी सी के पिछले वर्ष की आय का अनुपात। हमने लिख लिया भैया ए बी और सी, इनका जो लास्ट ईयर है, लास्ट जो इनकम है, इनकी जो लास्ट ईयर की इनकम है वो है 3:4:5, 3:4:5। इनकी व्यक्तिगत पिछले वर्ष तथा इस वर्ष की आय का अनुपात क्रमशः। अच्छा, अब ये कह रहा भैया इनकी व्यक्तिगत की बात कर रहा है, ए लिख लो, यहाँ बी लिख लो, यहाँ सी लिख लो। अब इन्होंने कहा है पिछले वर्ष और इस वर्ष, तो हम ये कह सकते हैं ये लास्ट ईयर होगी और ये प्रेजेंट होगी, फिर ये लास्ट ईयर होगी, फिर ये प्रेजेंट होगी, फिर ये लास्ट होगी, फिर ये प्रेजेंट होगी। ए का दिया है बी का और सी का, कितना कितना दिया है, ए का दे रखा है 4 और 5, 4:5, बी का दे रखा है 2:3, 2:3, और सी का दे रखा है 3:4। आपको थोड़ा समझ में नहीं आ रहा होगा, ऐसा करो आप थोड़ा सा इसको मैं बड़ा बड़ा लिखता हूँ तो आपको और अच्छी तरीके से इसकी समझ में आएगी, ऐसे आपको समझ में नहीं आएगा। थोड़ा सा मैं थोड़ा बड़ा लिख देता हूँ। यहाँ लिखा, यहाँ बोला इसने ए, यहाँ बोल दिया बी और यहाँ बोल दिया इसने सी। इनकी ये लास्ट और ये हो गई प्रेजेंट, इसकी भी हो गई ये लास्ट और ये हो गई प्रेजेंट, ये हो गई लास्ट ईयर की और ये हो गई प्रेजेंट ईयर की। इसने पहले रेशियो में ए बी सी की जो इनकम दी है वो लास्ट ईयर की है। फिर क्वेश्चन में एक लाइन इसने और जोड़ी, क्वेश्चन थोड़ा सा आगे बढ़ा, उसने बोला इनकी व्यक्तिगत, ए की जो व्यक्तिगत है, बी की जो और सी की, इन्होंने दिया पिछले लास्ट मतलब और प्रेजेंट वर्तमान समय की कितनी कितनी है, 4 और 5 है, 4:5 है, इसकी 2:3 है, और सी की जो है वो है 3:4, 3:4। यदि तीनों की वर्तमान आय का योग
अब ये कह दिया उसने भैया तीनों की परजेंट, जो परजेंट है ए प्लस बी प्लस सी, परजेंट में ए प्लस बी प्लस सी तीनों की जो वर्तमान में इनकी आय का जो योग है वो है 78,800, 78,800। तो इस वर्ष की प्रत्येक की आय निकालना है, यानी कि हमको जो ये है ना पी वाला हिस्सा, हमको क्या निकालना है, हमको ए बी सी की वर्तमान, इस साल इनके वर्तमान की आय निकालना है, यानी कि हमको पी ए पी बी और पी क्या निकालना है, सी निकालना है। कैसे निकालेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत गौर से देखना, बहुत ही अच्छी ट्रिक बताऊंगा और बिल्कुल समझ में आएगा आपके। एक बात बताओ मुझे, ये भी लास्ट ईयर की है, क्या लिखा है लास्ट ईयर, लास्ट ईयर इनकम, और ये भी लास्ट की है, ये भी लास्ट की है। हम ऐसा करते हैं, ए की जो इनकम है लास्ट ईयर वाली इनकम को लास्ट ईयर वाले से कंपेयर करेंगे और प्रेजेंट वाले निकाल लेंगे। हमने क्या बोला, ए बी सी तीनों की जो इनकम है लास्ट ईयर वाली इनकम को लास्ट ईयर वाले से कंपेयर करके प्रेजेंट वाली इनकम निकाल लेंगे, और प्रेजेंट वाली इनकम निकालने के बाद जो उसका रेशियो आएगा उसको जोड़ के इसके बराबर कर देंगे, तो हमारा क्वेश्चन बड़ा आसान हो जाएगा। हमें क्या निकालना है, हम पहले क्या निकालेंगे, ए बी सी तीनों की प्रेजेंट ईयर में जो इनकम का जो अनुपात है वो निकाल लेंगे, क्वेश्चन बिल्कुल हलवा हो जाएगा। कैसे निकालेंगे, देखो ए की जो लास्ट ईयर की इनकम है कितनी, 3 है, और यहाँ कितना, 4 है। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है, हमें ये फाइंड करना है किसी तरीके से हम पी ए पी बी और पी सी का निकाल लें। मतलब इसका मतलब ये हो गया, ए की प्रेजेंट आए, बी की प्रेजेंट आए और सी की प्रेजेंट आए, इन तीनों का हम अनुपात निकाल लेंगे और इसमें रख देंगे, इसमें जोड़ के, तो हमारा क्वेश्चन बड़ी आसानी से आ जाएगा। अब देखो जरा गौर से देखना, जो मैं बात बताने वाला हूँ। हमने क्या करा, ए वाले में चले, यहाँ पे लास्ट ईयर ए में कितनी थी, 4 थी, और यहाँ कितनी है, 3 है। तो हम इस 4 को 3 के बराबर करेंगे, इस 4 को 3 के बराबर करेंगे और इसके बाद 5 निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, अगर ए वाले की बात करें, पी ए निकालना हो मुझे, तो हम क्या करेंगे, देखो पहले पी ए, हमने ऐसा किया कि 4 बराबर, इसको छोड़ो, इसे ए वाले का मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, पहले देखो आप, इसको हटा दो थोड़ा यहाँ से। हमने लिखा 4 बराबर किसके, आपने कहा 3 के, लास्ट वाले को लास्ट वाले से कंपेयर कर दिया हमने, ये वाला इसके बराबर कर दिया हमने। तो 5 को निकालना है, तो 5 बराबर क्या आएगा, अब होगा सर 3/4 इंटू 5, यानी 5×3 = 15/4। ए की जो है परजेंट हमारी इनकम आ गई। इसी तरीके बी वाले में चलो, 2 किसके बराबर होगा, 4 के, तो 2 बराबर, अब बी का ले लो यहाँ पे, 2 बराबर 4 के, लास्ट वाले को लास्ट वाले से कंपेयर कर दिया और प्रेजेंट वाला निकाल लिया, 2 बराबर 4 के, तो 3 बराबर कितने क्या आएगा, आपको सर 2 गुणा और 3 दूनी 6, यानी 6 आ गया यहाँ पे। यहाँ कितना आ गया, या ऐसे कर लो आप, 4/2 इंटू 3 बराबर कितना है, 6 आ गया। सी वाले में चलो, सी वाले में वही कर देंगे कि लास्ट वाली कंपेयर किससे करेंगे, लास्ट से, तो 3 बराबर कितने के आएगा, 3 बराबर कितने के आएगा, 5 के, और निकालना क्या है आपको, 4 बराबर निकालना है, चार कितना आएगा, 5/3 इंटू 4, 20/3। अब आपको मालूम पड़ गया कि यहाँ से ए का जो लास्ट ईयर का है 15/4 आ रहा है, सॉरी प्रेजेंट ईयर का, ए का प्रेजेंट ईयर का 15/4, बी का प्रेजेंट ईयर का 6 आ रहा है, सी का प्रेजेंट ईयर का 20/3 आ रहा है। अब हम यहाँ पे लिख लेते हैं प्रेजेंट ईयर, पी ए पी बी पी सी, कितना आ गया, 15/4 अनुपात 6 अनुपात 20/3। अब अनुपात में बटा अच्छा नहीं लगता है, फ्रैक्शन में वैल्यू अच्छी नहीं लगती है, हम क्या करेंगे, इस सब में 12 का गुणा कर दो, इस पूरे वाले में 12 का गुणा कर दो, क्योंकि 3 और 4 का एलसीएम कितना होता है, 12 ही होता है, 4 और 3 को हटाने के लिए 12 गुणा करना पड़ेगा। जब 12 गुणा आप इसमें करोगे तो ये हो जाएगा 15×3 = 45, इसमें करोगे 12×6 = 72, इसमें करोगे तो आ जाएगा 20×4 = 80, 3×4 = 12 और 20×4 = 80।
अब इन तीनों को जोड़ेंगे, अब हमारे पास वो चीज आ गई जिसका हमें योग शुरू में दे रखा था, 78,800 जो हमको योग दिया हुआ था शुरू में, वो चीज आ गई हमारे पास। अब इन तीनों को जोड़ लो आप, 5 2 7 और 8 7 15 4 19, 197। तो ये 197 जो है 78,800 के बराबर होगा। हो या नहीं होगा? सो काटोगे आप, एक की वैल्यू जो आएगी वो आएगी आपकी 400 की। इसको काट लोगे आप तो एक की वैल्यू जो आएगी वो आपकी 400 के बराबर आएगी। अब अगर आपसे इनकम पूछा जाए ए की, तो ए की जो इनकम प्रेजेंट टाइम में कितना 45 है, तो लिख लो पी ए 45 बराबर गुणा कर लो आप, तो ये हो जाएगा आपका 400 इंटू 45, यानी 5 को 20, 4 को 16, 17, 18, इतना आ गया। इसी तरीके से आप पी बी निकालनी है, बी का निकालना है, तो बी कितनी है 72 है, आप 72 में गुणा कर लो किसका 400 का, 4 दूनी 8, 7 को 28। इसी तरीके से आप सी निकालना है, सी कितना है 80 है, 80 में आप गुणा कर लो 400 का, तो 8 को 32 और 3 जीरो, ये ए की आ गई, ये बी की आ गई, ये सी की आ गई, ये हो गया आपका आंसर। थोड़ा सा इस क्वेश्चन में हल्का सा ये ऐसे कर देना आप, ताकि ये आपको दिखता रहे यहाँ पे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में बहुत जल्दी से, उम्मीद करता हूँ ये आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा, ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। कह एक कार के उत्पादन में 3 मदों में खर्च होता है, ये मद है खनिज पदार्थ का मूल, मजदूरी तथा ऊपरी खर्च। खनिज, यहाँ लिख लिया हमने खनिज, क्वेश्चन नंबर 3 है, यहाँ लिख लिया हमने खनिज। दूसरा हो गया आपका खनिज पदार्थ के अलावा क्या कह रहा है, मजदूरी, मजदूरी, मजदूरी हो गई, और ऊपरी खर्च कह रहा है, ऊपरी खर्च। एक वर्ष में इन मदों के मूल्य में, अच्छा एक वर्ष में इन मदों पर होने वाले खर्च का अनुपात 4:3। कह रहे जो खनिज में होता है वो 4 रुपये होता है, मजदूरी मान लो 3 रुपए की है, ऊपरी खर्च कितना है 2 रुपए, 4:3:2 के अनुपात में एक कोई कंपनी है जो कार बनाती है, और जो एक वर्ष में उनका खर्चा आता है वो आता है 4:3:2 में। अब कह रहा है कि इसने क्या किया कि परंतु खनिज पदार्थों के मूल्य में 10% की वृद्धि, मजदूरी में 8% की वृद्धि और ऊपरी खर्च में 5% घटने से कार्य के मूल्य में कितने परसेंट की वृद्धि होगी। अभी जो कार का मूल्य अगर मैं मान लूं ये 4 रुपए है, ये 3 रुपए है, 2 रुपए है, तो 4 3 7 और 2 9, कितना है 9 रुपए कार का मूल्य अभी है। लेकिन अब जो ये जो चीजें हैं इनमें कुछ चेंजमेंट आ रही है। क्या चेंजमेंट आ रही है, देखो कह रहा है खनिज पदार्थों के मूल्य में 10% की वृद्धि होती है। आप 4 का 10% निकाल लो भैया, बड़ी आसानी से कहोगे सर ये कितना हो गया, 0.4 आ गया, कितना आ गया 0.4। मजदूरी में कितने परसेंट की वृद्धि हो रही है, मजदूरी में हो रही है 8% की, 8% निकालो मजदूरी का, तो ये आ गया 0.24 आ गया ये। अब ऊपरी खर्च में जो है 5% की कमी हो रही है, 5 जो ऊपरी खर्च होता था पहले 2 रुपए, लेकिन अब उसमें 5% कम खर्चा आ रहा है, इसका 5% निकाल लो, तो ये आ गया 0.1। इसको आप सॉल्व करोगे, मैंने बता दिया 0.4 आएगा, ये आएगा 0.24, ये आएगा आपका 0.1। ये बढ़ रहा है, ये भी बढ़ रहा है,
तीन नीचे और ये घट रहा है, ये कमी आ रही है। तो पूछ रहा है कि कार की जो फाइनल प्राइस होगी उसमें क्या फर्क पड़ेगा। अगर मान लो एक कार 9 रुपए में बन रही है, तो अब जो इसमें वृद्धि हुई, इसमें वृद्धि हुई और इसमें कमी हुई है, तो अब ये 9 रुपए वाली चीज में क्या फर्क पड़ेगा। तो हमें मालूम पड़ गया यहाँ वृद्धि हो रही, यहाँ वृद्धि हो रही है और यहाँ कमी हो रही है। तो इन दोनों को जोड़ लेंगे, इसको घटा देंगे। कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे 0.4, 0.24, इनको जोड़ेंगे 0.64 हो जाएगा। 0.1 घटाना है, माइनस कर दो, 0.54। कितना आया। अगर हम यहाँ बात करें ओवरऑल, ओवरऑल कितने की वृद्धि हुई, 0.54 की वृद्धि हुई। और ये वृद्धि किस में हो रही है, ये इसमें हो रही है 9 में। तो अगर हम टोटल ओवरऑल अगर हम बात करेंगे कि उस कास्ट के निर्माण में अब कितने % ज्यादा पैसे लगेंगे या रुपए लगेंगे, तो आप बोलोगे परसेंटेज वृद्धि बराबर इतने की वृद्धि हो रही है 0.54 की, कितने की 9 में, और परसेंटेज के लिए 100। 9 छक्का 54, कितना आ जाएगा 6 और इंटू 100 है, गुणा कर देंगे तो 6% की क्या आ जाएगी, वृद्धि आ जाएगी। यही आपका आंसर होगा। नोट कर लें आप इसको एक बार जल्दी से। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, बहुत जल्दी से एक बार। एक विद्यालय में छात्र छात्राओं का अनुपात 3:2 है। यदि इनमें से 20% छात्रों तथा 25% छात्राओं को छात्रवृत्ति मिलती है, तो विद्यालय के कितने प्रतिशत विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति नहीं मिलती है। कह रहा भैया एक छात्र, बॉयज और गर्ल्स का अनुपात दे रखा है, कितना है, ये है 3 और 2, 3:2। यदि इनमें से 20% छात्र को, कह रहा भैया 20% छात्र, इसका 20%, यानी इसका हमें निकालना है 20%। कितना निकालना है, 20%। और इसका निकालना है हमें कितना, 25%। छात्राओं को छात्रवृत्ति मिलती है, ये कह रहा है इसमें से 20% को मिलती है, इसमें से 25% को मिलती है, तो कितने % छात्राओं को छात्रवृत्ति नहीं मिलती है। देखो, देखिए अनुपात आया, अगर मैं 3 का 20% निकाल लूंगा तो ये किस में आएगा, ये आएगा पॉइंट में। अगर 2 का मैं 25% निकालूंगा तो ये भी आएगा पॉइंट में। आपको मालूम है अनुपात में कि दोनों पदों में या तीनों पदों में किसी भी संख्या का भाग दे दो तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, गुणा कर लो तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमने क्या किया, इसमें अपनी सहूलियत के अनुसार जो 3:2 था ना, इसको 30 कर लिया और इसको कर लिया 20। भाई अनुपात तो वही रहेगा बॉयज एंड गर्ल्स का। अगर आप चाहो 0 0 काट दो तो वही आ जाएगा आपका। अब कह रहा है 30 का 20% निकालो, 30 का 20% निकाल लो तो 6 आए, कितना आएगा 6। देखना अभी आपने काटा कितना का 6 आ गया। गर्ल्स वाला 20 है, इसका निकालो 25%, ये कितना आ जाएगा आपका 5 आ जाएगा। अब अगर हम इन दोनों को जोड़ दें 6 और 5 को तो कितना हो गया 11। अब मुझे बताओ, ये 11 वो विद्यार्थी हैं जिनको छात्रवृत्ति मिलती है। ये 11 क्या है, वो विद्यार्थी हैं जिनको छात्रवृत्ति मिलती है। यहां लिख लो आप, छात्रवृत्ति वाले। 6 प्लस 5 बराबर 11। आपको मालूम है टोटल कितने हमने ले रखे हैं, आप कहोगे 3 और 2 मतलब टोटल कितने हो गए 50।
50 में 11 को छात्रवृत्ति मिलती है तो कितने को नहीं मिलेगी? तो छात्रवृत्ति यहां लिख लो आप, छात्रवृत्ति ना पाने वाले, ना पाने वाले क्या करोगे? 50 में से 11 घटा दोगे आप बोलोगे सर 39 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 39। लेकिन उसने ये नहीं बोला कि छात्रवृत्ति ना पाने वालों की संख्या बताओ, उसने बोला है कितने परसेंट को छात्रवृत्ति, कितने परसेंट को। तो 39 बच्चों को छात्रवृत्ति नहीं मिलती है, और परसेंटेज की जब बात करेगा तो हमें मालूम है टोटल कितने हैं, टोटल है 50, और कितनों को नहीं मिलती है? 39 को, और परसेंटेज के लिए 100। परसेंटेज के लिए क्या करोगे आप? 100 लगा दोगे यहाँ पे, और जब इसको सॉल्व करोगे आप तो आपको बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। 50 दूनी 100, 39 दूना 78, यानी 78% यहाँ पे छात्रवृत्ति ना, या परसेंटेज लिख दो, परसेंटेज हो रहा होगा। 78% बच्चे ऐसे हैं जिनको कि कोई स्कॉलरशिप या छात्रवृत्ति नहीं मिलती है। आप नोट कर लें इसको, जल्दी से चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ABC की मासिक आय का अनुपात 5:4 है। मासिक खर्च उनका 19-21 तथा मासिक बचत का अनुपात 37:18 है। यदि A तथा B की कुल वार्षिक बचत 6600 रुपये हो तो प्रत्येक की मासिक आय निकालिए। देखिए इस क्वेश्चन में मैं आपको पहले बता दूं कि इसमें क्रॉस प्रोडक्ट मेथड जो होता है वो यूज होगा, और क्रॉस प्रोडक्ट मेथड क्या होता है ये मैं आपको एक बार बहुत ही जल्दी, बहुत ही सिंपल भाषा में मैं आपको एक बार ये बताना चाहूंगा कि क्रॉस प्रोडक्ट मेथड कैसे यूज होता है। देखिए मैंने आपको एक दो क्वेश्चन बताए थे आपको, बड़े सिंपल क्वेश्चन थे। अगर मान लो यहाँ 3:4 लिखा है और यहाँ 7:9 लिखा है, और मैं आपसे कह दूं कि अगर इसमें हम 12 जोड़ दें और इसमें हम 12 जोड़ दें, पहली वाली संख्या में 12 जोड़ दें, दूसरी वाली संख्या में 12 जोड़ दें, अगर एक संख्या 3:4 के अनुपात में है और उसके प्रत्येक पद में अगर हम 12 जोड़ दें तो हमको मिलने वाली की संख्या 7:9 के अनुपात में मालूम हो जाती है। तो आप संख्या ज्ञात करें। तो मैंने बहुत सिंपल सी बात बताई थी। मैंने क्या बताया था आपको कि जब भी किसी रेशियो में सेम संख्या जोड़ी जाती है या घटाई जाती है तो, और उसके बाद कोई एक परिणामी अनुपात निकल के आता है, तो ऐसे क्वेश्चनों को करने के लिए कब, जबकि सेम अमाउंट जोड़ा गया है या घटाया गया है, सबसे पहले हम इन दोनों के गैप को क्या करते हैं, बराबर करते हैं। 3 1 4 1 7 2 9। तो हमने कहा कि ऊपर वाले में ऐसा करो, इस अनुपात में आप 2 का गुणा कर लो। आप 2 को गुणा करोगे तो 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, और नीचे क्या है 7 और 9 है ये। अब आप देख रहे होंगे कि इसमें कितना कितना जोड़ रहे एक जोड़ा जा रहा है, इसमें भी एक जोड़ा जा रहा है, यहाँ +1 हो रहा है, यहाँ भी प्लस क्या हो रहा है 1 हो रहा है। क्वेश्चन में कितना दिया गया है मैंने आपको बताया 12। तो 1 बराबर किसके आएगा 12 क्या आएगा, तो 6 बराबर कितना आएगा 12 छंग 78, 12 अट्ठे 104, 8 बराबर कितने क्या आएगा 96, बैठे 96, यानी वो संख्या कितनी हो गई 78 हो जाएगी, और कितनी हो जाएगी 96 हो जाएगी। लेकिन मुझे आप एक बात बताओ, अगर इस क्वेश्चन में सेम अमाउंट ना जोड़ा जाए ना घटाया जाए तो कैसे करोगे आप? तो वहां यूज होता है क्रॉस प्रोडक्ट मेथड। कैसे आया मेथड, कैसे क्या हुआ,
आपको बताता हूं मैं। देखो, अगर मैं ये कहूं कि 3x और 4x है, पहले वाले में 12 जोड़ा गया, दूसरे वाले में 12 जोड़ा गया, और जो अनुपात आ गया आपका वो आ गया 7:9। आपने 9 तिया 27, x बराबर 12 108 बराबर 7 चौको 28x बार 7 84। ये x उधर जाएगा, x आएगा, और 108 में आप बटा दो 84। 108 में 84 आप घटाओगे 6 4 2, यानी 24 आया। क्या आया? 24। x बराबर कितना आ गया? 24 आ गया आपका। वर्चन 72 होता है। यहां से आपको मालूम पड़ेगी पहली संख्या क्या थी? 3x थी, और दूसरी हमने मानी थी 4x। यहां से क्या हो गया? 24 तिहाई 72 आ गया, और 24 चौको 96 आ गया। अब यहां पे जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं वो बताना जा रहा हूं क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट क्यों आता है, क्यों इसको बनाया गया, कैसे अप्लाई होता है, ये देखो अब यहां पर बहुत गौर से सुनना है आपको, बहुत अच्छे तरीके से समझना है। देखो, हमने आपसे बोला दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में है, प्रत्येक पद में कितना जोड़ा गया? 12 जोड़ा गया, तो इनका अनुपात कितना हो गया? 7 और 9। प्रत्येक पद में कितना जोड़ा गया? 12 जोड़ा गया। नोट करना, तो संख्याएं बताना है। दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में है, इस अनुपात के प्रत्येक पद में 12 जोड़ने पर यह अनुपात 7:9 हो जाता है। तो हमने क्या करा, यहां पे हमने बोल दिया, अब मैं इसी चीज को क्रॉस प्रोडक्ट से बता रहा हूं आपको। ऐसी लाइन खींच दी, ये यहाँ 12 जोड़ा गया था, यहाँ भी 12 जोड़ा गया। अब देखो, ये चाहे लाइन ना खींचो आप, क्रॉस प्रोडक्ट कैसे लगता है, कैसे बना, क्या होता है, ये बताना चाह रहा हूं मैं आपको। अगर हम गुणा करें यहां से 9 तिहाई 27, 7 चौको 28, कितना हो गया? 27 और 28। यहां कर लिया अंतर, ये अंतर का साइन होता है डिफरेंस का। अब 12 नवैया 108, 12 सत्तर 84, या ऐसा करो आप, यहाँ 28 में 27 घटाई दो आप, 28 माइनस 27। अब 12 नवैया 108 और 12 सत्तर 84, 108 और 84। 28 में 27 जाएगा, 1 आएगा, लिख लिया आपने 1। 184 में 108 में 84 घटाएंगे 24 आएगा। आपको मालूम पड़ गया एक की वैल्यू किसके बराबर आ गई? 84 की। एक की वैल्यू किसके बराबर है? 84 की। अगर यहाँ पे 2 आता तो हमें एक की वैल्यू ही निकालनी पड़ती है। यहाँ पे एक की वैल्यू आ गई 24 के बराबर, तो क्या है, 3 की वैल्यू कितने बराबर आएगी? 72 की। 4 की वैल्यू कितने बराबर आएगी? 96। यानी कि यही संख्याएं हो गई 72 और 96, जो कि हमारी ऊपर भी आ रही थी। अब ये क्रॉस प्रोडक्ट जो यहाँ पे लिखा हुआ है, जो ये चीज बनी है, ये कैसे आई, यही मुझे आपको बताना है। और इस वाले सवाल में क्रॉस प्रोडक्ट ही लगेगा। क्यों लगेगा वो भी मैं आपको अभी आगे बताऊंगा। लेकिन ये क्रॉस प्रोडक्ट कैसे काम करता है? काम ऐसे करता है, क्वेश्चन यही था कि दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में है, प्रत्येक संख्या में 12 जोड़ा गया, तो इनका अनुपात 7:9 हो गया। देखियो, हमने क्या करा, सबसे पहले इस 9 का गुणा हमने करा 27 में, 27 हो गया भाई, ठीक है। इसके बाद 7 का गुणा करा हमने 4 में। एक्स की बात कर रहा हूं मैं, 9 तिया 27 और 7 चौको 28, इनका हमने डिफरेंस निकाला, कितना आ गया यहाँ पे? 1 एक्स आया। ये 27 एक्स है, ये 28 एक्स है, इनका अंतर निकालेंगे, एक्स आ गया, वही हमने किया। 9 का गुणा किया 3 में, 27 आया, 7 का गुणा 4 में किया 28 आया, इनका डिफरेंस आ गया 1।
अब दूसरी बात, इस 9 का गुणा हमने किया कितने में, 12 में किया, और इस 7 का गुणा किया कितने में, 12 में। तो 12 नवैया 108 और 12 सत्रह 84। 108 और 84 का डिफरेंस लिया हमने। तो यहां पर 12 सत्य आ गया 84 और 12 नवैया 108। 108 और 84 का डिफरेंस कितना आया, 24 के बराबर आया। कहने का मतलब एक्स वाले का इनका डिफरेंस बराबर कर दिया। वही चीज हमने यहाँ पे की कि 108 और 84 का जो डिफरेंस आया 84, उसको इन दोनों के डिफरेंस के बराबर कर दिया। एक की वैल्यू निकालेंगे, मान यहाँ पुटअप कर देंगे, हमारा आंसर निकल आएगा। यही क्रॉस प्रोडक्ट मेथड है, कुछ और नहीं है। केवल इसी चीज का एक शॉर्टकट तरीका निकाल दिया है यहाँ पर, और उसी को बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट मेथड। अप्लाई मैंने बता दिया कहाँ होगा। अप्लाई वहां पे होगा जहां पे ये डिफरेंस क्या होगा, चेंज होगा। एक जगह मान लो आपने 12 जोड़ दिया और एक जगह आपने 13 जोड़ दिया, वहां पर क्रॉस प्रोडक्ट मेथड अप्लाई होता है। दूसरी बात, दोनों जोड़े जाए या दोनों में घटाए जाए तो कोई फर्क नहीं है, ऐसे करोगे आप। यहाँ डिफरेंस निकालना है। लेकिन अगर एक में जोड़ दिया, यहाँ पे अगर आपका जोड़ दिया गया और यहाँ अगर आपको घटा दिया गया, यहाँ जोड़ा गया यहाँ घटाया गया, तो क्या करोगे आप, इन दोनों को जोड़ के ही लिखना है यहाँ पे। वो क्वेश्चन आगे आएंगे तो वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर। जो हमारा क्वेश्चन है उसकी तरफ चलते हैं। कैसा क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, ये बताना है आपको। कह रहे ए तथा बी की मासिक आय का अनुपात, ये ए है ये बी है, इनकी इनकम है, मासिक आय, उसका अनुपात है 5:4। इनका जो खर्च है, एक्सपेंडिचर, उसका अनुपात जो है वह है 19 और 21। इनकी मासिक बचत का अनुपात, इनकी जो बचत है, बचत का अनुपात भी दे रखा है, कितना है वो है 37 और 18। फिर यहां पर इसने बोल भी दिया, यदि ए तथा बी की कुल वार्षिक बचत 66,000 रुपये हो तो प्रत्येक की मासिक आय निकालना है। यानी हमें 5 और 4 का वैल्यू ही फाइंड करनी है कि 5:4 की वैल्यू ही निकालनी है। ए की इनकम 5 है, बी की इनकम 4 है, ये 5 और 4 की वैल्यू की हमको निकालनी है। किस तरीके से निकालेंगे वो चीज आपको मुझे बतानी है। अच्छा, वार्षिक क्या है, वार्षिक बचत दे रखी इन्होंने कितनी, 66,000। अगर मैं कह दूं यहाँ पे मासिक बचत बात करूं, मैं मासिक बचत की, तो इस 66,000 में आप कहोगे सर 12 का भाग दे दो। भाई एक साल में 12 महीने होते हैं। जब इसने ऊपर मासिक आय की बात करी है, मासिक खर्च की बात करी है, तो बचत भी हम किस में निकालेंगे, मासिक में निकालेंगे, यानी महीने में निकालेंगे। तो एक साल की जो बचत है वो 66,000 रुपये है। एक महीने की बचत निकालने के लिए क्या करेंगे, इसमें 12 का भाग दे देंगे। कैसे, कितना आ जाएगा, 12 पंचे 60 और 12 पंचे 60, यानी 5500 रुपये एक महीने की बचत आ गई, दोनों की मिला के। किसकी, ए और बी की। अगर मैं ए की बचत की बात करूं, ए की बचत देखते जाना आप, ए की बचत, तो आपको मालूम है अगर इन दोनों को हम जोड़ दें, 8 7 15 और 55, अगर दोनों की बचत की हम बात करें तो दोनों की बचत कितनी है, रेशियो में अगर हम बात करें दोनों की बचत कितनी, 55 यूनिट। तो
ये 55 यूनिट जो है इस 5500 के बराबर हो जाएगी। 55 बराबर 5500 के। अब ए की बात करें, ए का मान कितना 37 है। ए की अगर हम बात करें, ए की बचत, ए की तो ये कितनी है 37। तो 55 बराबर 5500 के 37 बराबर 3700 हो गए। तो हमें मालूम पड़ गया ए की बचत कितनी आ गई, 3700 रुपये आ गई। बचत अगर हम बी की बात करें तो बी कितनी है, 18 है। 18 बराबर 1800 रुपये की। अब देखिए यहां से क्वेश्चन होगा चेंज। क्या होगा, चेंज। कैसे, देखो आपको मालूम है जब इनकम में से हम क्या करते हैं, जब खर्च को निकाल देते हैं तो क्या होता है, बचत होती है। या इनकम में से बचत को निकाल देंगे तो खर्च बचेगा। कैसे, देखो अब यहां मैं इसमें क्रॉस प्रोडक्ट आपको लगा के दिखाऊंगा, बताऊंगा कैसे। या फिर लिख लेते हैं, ये ए हो गया, ये बी हो गया। इनकम इनकी कितनी है, 5 और 4 है। इनका खर्च क्या है, खर्च हो गया इनका 19 और 21। बचत की बात करो, कितना बचा रहा है, ए कितना बचा रहा है, 3700 रुपये। 3700 रुपये। बी कितना बचा रहा है, 1800 रुपये। ए और बी की इनकम 5 और 5 4 है। उसमें से अगर 3700 रुपये बचा लेगा और ये 1800 अगर खर्च कर देगा तो अनुपात कितना होगा, 19 अनुपात 21 हो जाएगा। अब अगर ये क्वेश्चन, बहुत गौर से सुनना, अगर ये क्वेश्चन में बचत इनकी अगर सेम होती, अगर बचत ये सेम होती, दोनों की बचत सेम होती, तो हम इसके डिफरेंस को और इसके डिफरेंस को बराबर कर लेते और वहां से बहुत इजीली क्वेश्चन हो जाता। लेकिन क्वेश्चन टफ क्यों है, ये क्वेश्चन इसी वजह से टफ है क्योंकि यहाँ पे जो बचत है दोनों की अलग अलग आ रही है। ये अलग है, ये अलग है। अगर बचत सेम आती तो क्वेश्चन बहुत हलवा हो जाता है यहाँ पे। ठीक है, कोई बात नहीं, यहाँ पे अब लगाना पड़ेगा आपको क्या, क्रॉस प्रोडक्ट, क्योंकि बचत क्या है, दोनों की सेम नहीं है। तो क्रॉस प्रोडक्ट में मैंने आपको बताया इन दोनों का गुणा, इसका इसका गुणा। तो 19 चौको 76, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 105 माइनस 19 चौको 76। इन दोनों गुणा कर लो भाई, यहाँ से इसमें, यहाँ से इसका इसमें करेंगे। अब इसका इसमें गुणा करेंगे, उसको इसमें गुणा करेंगे, कैसे आएगा देखो। 100 कॉमन ले लो, 100 कॉमन ले लो यहाँ से, तो ये आ जाएगा आपका 100 कॉमन लेने के बाद 37 × 21 माइनस 18 × 19। अभी करना ही पड़ेगा यहाँ, तो कर लो। 37 का 21 में गुणा करोगे, 37 × 2 = 54, 64, 74, 7 7 7 7 7 7 माइनस 288। घटा लो इसको इसमें, 489। 435 आएगा भाई ये तो। इसे कर लेना आप, ये घटाओगे आप तो आएगा 435, 43500। इसको इसमें घटाओगे आप तो ये आ जाएगा आपका 24। अब आपको पता है ये 24 की वैल्यू किसके बराबर होगी, 4335 के बराबर होगी। एक की वैल्यू निकालनी, निकाल लो आप, कितना आएगा, 24 का भाग दे लो यहाँ पे।
अरे यार, ये साला सब जगह गलत क्यों हो जाता है। 29 आएगा यहाँ पे। अब एक की वैल्यू आ गई 1500 रुपये। तो हमें मालूम है कि इसकी निकालनी ए की। ए कितना है 5, 5,000 रुपये कितने का हो जाएगा, 15 25 7500 हो जाएगा। बी कितना है 4, 4 निकाल लो, 15 चौक कितना हो जाएगा 60, यानी 6। ए की मंथली इनकम जो है वो है 7,500, और जो बी की जो मंथली इनकम है वो कितनी है 6,000 रुपये। ये आया आपका आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6। 3 व्यक्तियों ए बी सी का कुल मासिक वेतन 3,000 रुपये है। यदि वे अपने वेतन को क्रमशः 75%, 70% तथा 62% खर्च करें तो उनकी बचत का अनुपात 20-21-9 है। ठीक है ना। अच्छा, एक काम करते हैं, पहले यहाँ बचत लिखते हैं हम। बचत का जो अनुपात है उनका वो कितना है 20-21-19। 20-21 और 19। ये बचत का अनुपात तब है जब वो अपने मासिक वेतन का 75% खर्च कर देते हैं, 70% खर्च करते हैं और 62%। एक बात बताओ मुझे आप, अगर मासिक वेतन का 75% खर्च करेंगे तो कितना बचेगा। आप बोलोगे सर, अगर बचत के हम परसेंटेज में बात करें, बचत परसेंट, तो ये 25% हो जाएगा। दूसरा वाला खर्च कर रहा है 70%, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 30% हो जाएगा। और तीसरा वाला जो है वो खर्च कर रहा है 62%, तो यानी ये हो जाएगा आपका 8 और 3 38%। आपकी बात समझ में आई नहीं आई। अगर वो पहला वाला जब 75% खर्च कर रहा है, इसका मतलब कितना होगा, 25% बचा रहा है। दूसरा वाला जो है 70% खर्च कर रहा है तो 30% बचा रहा होगा। और तीसरा वाला 62% खर्च कर रहा है, इसका मतलब वो कितना, 38% बचा रहा होगा वो। अब हमें ये मालूम है, अगर हम यहाँ पे आय की बात करें तो आय तो वही रही होगी आपकी। जब भाई 25, ये 100% रहेगा, ये भी 100% रही होगी, और ये भी 100% रही होगी, आय रही होगी ना। आपको मालूम है कि 25% बचत को बचत के कंपैरिजन में कर दो और इसकी आय निकाल लो 100% वाली। कैसे, 25% की वैल्यू अगर 20 है तो 100% की निकाल लो आप वैल्यू, कितना आएगा यहाँ पे आप निकाल लो, 20/25 इंटू 100, 25 चौको 100 यानी 80 आ गई ए की। बी की निकाल लो, अगर 30% वैल्यू है वो किसके बराबर है, 21 के, तो 100% निकालनी है। बी की आय, बी की आय निकालनी है, निकाल लो कैसे आएगा, यानी कितना हो जाएगा तुम्हारा, ये आ जाएगा तुम्हारा 70। सी की निकाल लो आप, सी कितना है, 38% की वैल्यू किसके बराबर है, 19 के, तो 100% कितने के बराबर आएगा, 80 से निकाल लो आप, 29/38 इंटू 100 यानी कितने का बराबर, ये आ जाएगा 50। अब बताओ मुझे आप, ए की आय आ गई, बी की आय आ गई और सी की आय का अनुपात आ गया। क्या आ गया, अनुपात। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं डायरेक्ट आय
इसकी ए, बी और सी। ये 80 अगर इसकी आय है तो इसकी कितनी 70 है, तो इसकी कितनी है 50। जीरो से जीरो काट दो, 8 7 15 5 20। 8 7 15 5 20, इनकी कुल जो आय है वो कितनी है 20 है। 20 यूनिट, 20 इकाई, क्योंकि ये किसमें है, ये रेशियो में है। अब इस 20 यूनिट क्या वैल्यू कितने के बराबर है 30,000 के बराबर है। तो ये 20 किसके बराबर है, कुल कितनी है 30,000 है। हमसे पूछा क्या गया है, तो प्रत्येक का मासिक वेतन ज्ञात करना है, प्रत्येक की मासिक आय निकालनी है। 20 बराबर 30,000 के, तो एक बराबर कितने के आएगा, एक जीरो से ये जीरो कट गया, 15 दूनी 30, यानी 1500 रुपए की। एक की वैल्यू कितनी आ गई 1500 रुपए। एक की वैल्यू 1500 रुपए आ गई, तो एक का निकालना 15 अठे 120। तो एक की अगर हम बात करें तो 1500 में 80 के गुणा कर दो आप, 15 अठे 120 और 3 जीरो चिपका दो यहाँ पे। बी की अगर बात करी जाए तो 1500 में आप गुणा कर दो 70 का, 15 सत्ते 105 और 2 जीरो यहाँ लगा दो, एक जीरो और आएगा यहाँ पे। और सी की अगर बात करें तो 50 इंटू 1500, 15 पच्चीस 75 और 3 जीरो, ये हो जाएगा आपका आंसर, एबीसी तीनों की बचत। ये 200 आएगा यहाँ पे, 200, एक जीरो और कट जाएगा, जब एक जीरो कट जाएगा तो ये आएगा कितना, ये 150 आएगा यहाँ पे। जाएगा चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, बहुत जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 7 है, 299 को 1/2, 2/3, 3/4 के बाद में। तो क्वेश्चन ये क्वेश्चन आप अपने आप कर सकते हो बहुत आसानी, 1/2, 2/3 अनुपात 3/4 अनुपात में 299 रुपये को चेंज करना है। 3, 4 और 2 का एलसीएम आपको मालूम है, इनका एलसीएम क्या आता है, इनका एलसीएम होता है 12। 12 गुणा कर दो सारों में, यहाँ 12 गुणा, यहाँ 12 गुणा और यहाँ 12 गुणा, 2 छंग 12, 3 चौको 4 दूनी 8, 4 3 12, 3 त्रिक 9, 8 6 14, ये 9 6 15 8 23, 23 आ गई। इस 23 की वैल्यू 9 6 15, 15 8 23, 23 की वैल्यू कितने के बराबर है 299 के बराबर है। एक की वैल्यू कितने के बराबर आ जाएगी 23 से कम 23 और 6 69, 16 नहीं 3 त्रिक 13, 13 के एक की वैल्यू 13 के बराबर आ गई। तो बांटना है तो 6 की वैल्यू कितने के बराबर आ जाएगी 73, 78, 8 की वैल्यू 13 अट्ठे 104, 9 की वैल्यू 13 9 117, ये हो जाएगा आपका आंसर 78 104 117। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 8। दस 40 को ए बी सी में इस प्रकार बांटिए, 2a बराबर 3b हो, 2a बराबर 3b हो, और ये किसके बराबर हो, ये हो 4c के बराबर। सबसे सिंपल तरीका है, पहले इन दोनों को ले लीजिए, बाद में इन दोनों को लीजिए।
तो ए रेशियो बी का जो अनुपात आएगा 3:2 आएगा। ठीक है, और यहां से इन दोनों को लोगे आप तो बी रेशियो सी का अनुपात जो आएगा 4:3 आएगा। अब आपको मालूम है यहाँ पे बी की वैल्यू यहाँ बी की वैल्यू आ रही है 2 और यहाँ बी की वैल्यू आ रही है 4। हमें सेम करना पड़ेगा, जो दोनों अनुपात में बराबर है, मैंने आपको पहले ही बताया है, वो सेम करना पड़ेगा। तो आपने बी को सेम करना है तो इस वाले में गुणा करना पड़ेगा 2 का। कर लिया, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, ए और बी, और यहाँ बी और सी है ही, बी सी बराबर 4 और 3। अगर ए बी सी की रेशियो की बात करें यहाँ से, क्या आएगा? 6, 4 और 3। अब इसको बांटना है कितने में? 1040 में। तो 6, 4, 10, 3, 13, 13, 13 बराबर कितने के हो जाएगा? 1040 के। और 13 अट्ठे 104, तो एक बराबर कितने हो जाएंगे? 80 के। एक बराबर 80 के हो गए। तो ए का मान निकालना, ए कितना है? 6 है, तो 6 कितना आ जाएगा? 8 छंग 48, 480। बी कितना है? बी है 4, तो 4 बराबर कितना हो जाएगा? 8 चौको 32, 320 के। सी है कितना? 3, 3 हो जाएगा, 8 त्रिका 24, 240। यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। नोट कर लें जल्दी से इसको। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन अच्छा है, क्वेश्चन नंबर 9। कह रहा 5083 रुपये को 4 पुरुष 3 स्त्रियों तथा 5 बच्चे में बांटना है। 5083 को किसमें बांटना है? 5 पुरुष 4 स्त्री, 5 पुरुष 4 स्त्री, क्या लिखा है? 5 पुरुष 4 पुरुष 3 स्त्रियों में, 4 पुरुष 3 स्त्री और प्लस क्या है यहाँ पे? 5 बच्चों में, 5 चाइल्ड लिख दें या बच्चे, 5 बच्चे कर दो अच्छे यहाँ पे, 5 बच्चों में। 4 पी मतलब पुरुष, 3 एस, एस मतलब स्त्री, 5 बच्चे, बी मतलब बच्चे, बी मतलब बच्चे। इस राशि को 5083 रुपये जो है 4 पुरुष में 3 स्त्री में 5 बच्चे में बांटना है। किस तरीके से बांटना है? कंडीशन है, प्रत्येक इस पुरुष को स्त्री से डेढ़ा मिले। अगर पुरुष और स्त्री, प्रत्येक पुरुष को स्त्री से डेढ़ा, डेढ़ा मतलब 1.5 गुना मिले। अगर स्त्री को 1 मिलना है तो पुरुष को 1.5 गुना। 1.5 गुना कितना होता है? 1.5 कितना होता है भैया? 1.5 यही तो होता है, 1 से 1/2 या 2 2 2 3/2, 3/2 मतलब 1.5। अगर एक स्त्री को 1 मिले तो पुलिस को कितना मिला? डेढ़ा, डेढ़ा मतलब 1.5 गुना मिले। ये कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन क्या है? तथा प्रत्येक स्त्री को बच्चे से दुगना मिले। अब दूसरी कंडीशन डाल दी, प्रत्येक स्त्री को बच्चे से दुगना मिले। अगर बच्चे को 1 मिले तो स्त्री कितना मिले? 2 मिले। ये कंडीशन है। अब देखो, मैंने आपको फिर बताया, रेशियो वाला बात आ गई। यहाँ पे स्त्री का मान 1 आ रहा है, यहाँ पे स्त्री का मान कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। इस वाले में क्या करेंगे? दोनों रेशियो में ऊपर नीचे 2 का हम क्या करेंगे? गुणा कर देंगे। तो गुणा कर दो। जब गुणा करेंगे हम यहाँ पे तो क्या आएगा? P अपॉन एस बराबर 1.5 दूनी 3, 1 दूनी 2, और S अपॉन बी बराबर क्या है? 2/1। अगर यहाँ से हम रेशियो निकालें तो P पुरुष स्त्री और बच्चे को मिलने वाले पैसे का अनुपात क्या होगा? 3, 2 और 1। अब देखो, प्रत्येक पुरुष को अगर 3 रुपए मिलना है तो स्त्री को मिलेगा 2 रुपए, तो बच्चे को कितना मिलेगा? 5 रुपए। लेकिन क्या कह रहा है? हमें निकालना है 4 पुरुष 3 स्त्री 5 बच्चे। अब देखो, हमने क्या निकाला? 4P प्लस 3S प्लस 5P निकालना है हमको। तो कैसे निकालेंगे? देखो, अगर एक आदमी को 3 मिल रहा है, 4 पुरुष कितना मिल जाएगा? तो आप बोलोगे सर 4 पुरुष को कितना मिलेगा? वो मिलेगा हमारा 4 तिहाई 12। यहाँ कितना हो जाएगा? यहाँ देखो, यहाँ हो जाएगा ये हमारा 12 मिलेगा इसको।
इसको हो जाएगा एफ का मान कितना है 2, तो 3 कितना मिलेगा 6, बच्चे वाले कितना मिला 1 रुपये, तो 5 कितने मिलेगा 5। अब इन तीनों को जोड़ लो, 12 6 18, 18 और 5 कितना हो गया 23। ये 23 की जो वैल्यू है ना, ये 23 की वैल्यू है किसमें, किसमें बांटनी है, इस 583 में बांटनी है, 5083 में। एक की वैल्यू निकाल लो, 23 का भाग दे लो 5083 में, 23 एकम 23, 23 दूना 46 आ जाएगा यार, 23 दूना 46, 4 8, फिर 23 दूना 46, फिर 23 एकम 23, यानी एक की वैल्यू आ गई 221 के बराबर। अब देखो एक की वैल्यू 221 के बराबर आ गई, तो पुरुष को कितने हैं, पुरुष को कितना मिल रहा है 12, पुरुष को कितना मिल रहा है टोटल, अगर अमाउंट की बात करें पुरुष को मिल रहा है 12, तो यहाँ 12 की वैल्यू निकालोगे आप पुरुष वाली, अगर पी की हम बात करें तो 221 में क्या करेंगे 12 का गुणा कर देंगे, और यहाँ पे क्या करेंगे 221 में कितने करेंगे 6 का गुणा कर देंगे, और यहाँ 221 में क्या करेंगे 5 का गुणा कर देंगे, कर लो वही आंसर हो जाएगा 12 एकम 12, 1 12 दूनी 24, 1 25 की 5 हासिल लगा, 2 12 दूनी 24, 24 25 26, 2652 रुपये मिलेंगे किसको, पुरुष को मिलेंगे। 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 13, 1326 रुपये किसको मिलेंगे, स्त्री को मिलेंगे। और यहाँ पे 5 एकम 5, 5 दूनी 10 की 0, 5 दूनी 10 से 11, 1105 रुपये मिलेंगे किसको, बच्चे को। ये हमारा हो गया पुरुष वाला हिस्सा हो गया, ये हमारा हो गया स्त्री वाला हिस्सा, और ये आ गया हमारा बच्चे वाला हिस्सा। तो यही आपका हो जाएगा आंसर 2652, 1326 और 1105 रुपए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बहुत जल्दी से। ₹544 के एबीसी में इस प्रकार बांटना है कि ए को बी का 2/3 भाग मिले तथा बी को सी का 1/4 भाग मिले। ए को बी का 2/3 भाग मिले। देखो कह रहा ए को बी का 2/3 भाग, अगर हमने मान लिया बी को 1 भाग मिल रहा है तो ए को कितना मिलेगा 2/3 भाग। इसे सॉल्व कर लोगे तो 2/3 ही आएगा, यानी हमें मालूम पड़ गया ए और बी का जो रेशियो आया कितना आया 2:3 आ गया। दूसरी कंडीशन बी को सी का 1/4 भाग मिले, अब यहाँ लिख लो बी अपॉन सी, कह रहे बी को सी का 1/4 भाग, अगर सी का भाग हम 1 मान लेते हैं तो बी कितने मिलेगा 1/4, इसे सॉल्व करोगे क्या आएगा 1/4 ही आएगा, यानी बी और सी का रेशियो क्या आ गया 1:4। आपको मालूम है यहाँ बी का मान कितना आ रहा है 3 आ रहा है, और यहाँ बी का मान कितना आ रहा है 1 आ रहा है, तो ऐसा नहीं हो सकता है। बी का मान तो दोनों रेशियो में बराबर करना पड़ेगा, बराबर करने के लिए ऐसा करो आप इस वाले रेशियो में क्या करो यहाँ 3 से गुणा कर दो, क्या आ जाएगा 3 एकम 3 और 4 तिहाई 12। अब अगर आप निकालोगे ए बी सी का रेशियो, ए बी और सी का रेशियो निकालोगे कितना आएगा 2:3:12, यहाँ पे ए बी सी का रेशियो आपके पास आ गया। पैसे कितने थे आपके 5440 रुपये, इन तीनों को जोड़ दो क्योंकि इन तीनों में ही 5440 रुपये आपके बांटने हैं। 3 2 5 12 और 5 कितना हो गया 17, ये 17 जो है 17 की वैल्यू कितनी है 5440 रुपये के बराबर है। अब एबीसी का मान निकालना है 17 17 3 51, 5440 रुपये, तो एक की वैल्यू कितनी आएगी 17 3 51, 17 दूनी 34, 320 की आ गई एक की वैल्यू आपकी। अब ए का मान निकालना, ए कितना है 2 है, तो 2 बराबर कितना हो जाएगा 32 दूना 64, यानी 640 रुपये। बी का मान निकालना है, बी कितना है 3 है, 3 की वैल्यू निकाल लो, 3 दूनी 6, 3 3 का 9, 960 रुपये।
और सी कितना है, सी है 12, 12 की वैल्यू निकालो, 12 दूनी 24 और 2 बार 3 के 36, 37, 38, 3840 रुपये। ये हो जाएगा आपका आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बहुत जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 11, देखिए मैं कहता हूं ये क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैसे? एक्स और वाई दो प्रकार के मिश्रण हैं। मिश्रण एक्स में द्रव ए बी सी क्रमशः 3, 5, 2 के अनुपात में है, जबकि मिश्रण वाई में द्रव ए तथा बी क्रमशः 4:5 में है। देखो, एक तरफ हमारा ये एक्स है, एक तरफ ये वाई है। यहाँ एक्स में ए, बी और सी है, यहाँ पर ये क्या है, ए और बी है, ए और बी। मिश्रण एक्स में ए बी सी का जो अनुपात दिया है वो दिया है 3, 5, 2, 3, 5 और 2 का। मिश्रण वाई में ए और बी का जो अनुपात दिया है वो है 4 और 5 लीटर, 4 और 5, 4:5 का है। 1 लीटर मिश्रण एक्स तथा 2 लीटर मिश्रण वाई की को मिलाकर एक नया मिश्रण बनाया जाता है। नए मिश्रण के 540 मिलीलीटर में द्रव ए की मात्रा निकालना है। देखो, जब भी ये होता है ना, मैंने आपको पहले ही बताया है कि हमने किसी एक मिश्रण से 3 लीटर निकाल लिया, किसी दूसरे वाले मिश्रण से हमने 5 लीटर निकाल लिया और दोनों को मिला दिया। तो सबसे पहले हम क्या करना होते हैं, जो भी जितने तरीके के मिश्रण हैं उनकी क्वांटिटी जो है वो हमको बराबर करनी पड़ती है। हमको मालूम होना चाहिए कि ये भी बराबर है, ये भी बराबर है, और जितना जितना कहा जाए उतने उतने को उसमें गुणा कर दो और लेके एक में मिला दो। जब तक आप रेशियो को बराबर नहीं करोगे, क्वांटिटी उसकी बराबर नहीं करोगे, तब तक हमें नहीं मालूम पड़ेगा कि हम इसमें से 1 लीटर कैसे निकालें, दूसरे वाले में से 2 लीटर कैसे निकालें। तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले दोनों मिश्रण की क्वांटिटी को बराबर करना पड़ेगा, और फिर जिसमें जितना बोलता है उतने का ही उसके रेशियो में आप गुणा कर दो, उठा लो और दोनों को मिला दो। कैसे, देखो आप पहले, अगर मैं बात करूं एक्स मिश्रण की, तो इसमें जो इसकी क्वांटिटी है प्रेजेंट टाइम में भी, तो कितनी है आप जोड़ोगे, 5, 3, 8, 2, 10। यहाँ अगर हम बात करें तो कितना है, ये 10 है। इसकी हम बात करें तो ये कितना है, 5, 4, 9, ये आ रहा है 9 की। तो हमें पहला काम हमारा यही है कि हम इसकी क्वांटिटी को बराबर करेंगे। बराबर कैसे होगा, देखो, अगर मैं इस वाले क्वेश्चन में यहाँ पे इस रेशियो में गुणा कर दूं 9 और इसमें गुणा कर दूं यहाँ पे हम 10, क्योंकि 10 और 9 का जो एलसीएम आता है 90 आता है। 10 का 90 में भाग दोगे 9 आएगा, 9 का इसमें गुणा कर दो और 10 का इसमें गुणा कर दो, तो हमारी दोनों की क्वांटिटी, दोनों मिश्रणों की जो क्वांटिटी है वो बराबर आ जाएगी। कैसे, देखो आप, 9 तिहाई 27, 9 पन्ना 45, 9 दूनी 18 आ गया। जिसका करेंगे आप 10 चौको 40, 10 पन्ना 50। अब आप दोनों को, तीनों को जोड़ोगे आप तो बराबर आएगा। कितना आएगा ये, इसको जोड़ोगे 8, 7, 15, 5, 20, इसको आप जोड़ोगे यहाँ से यहाँ तक 20, 2, 4, 2, 6, 1, 7, 2, 9, ये 90 आ गया यहाँ पे। इसको जोड़ोगे तो ऑलरेडी ये 90 आ ही रहा है। तो ये मैंने आपको बता दिया। अब देखो, हमें मालूम पड़ा है मिश्रण एक्स में एबीसी का अनुपात अब जो है वो क्या है, 27, 45, 18। अनुपात तो वही आएगा, अनुपात निकालोगे तो वही निकल के आ जाएगा, लेकिन हमने अपने क्वेश्चन को आसान बनाने के लिए दोनों मिश्रण की जो क्वांटिटी है उसको हमने बराबर कर लिया। इसमें कितना आ गया, 90 आ गया। अब क्या इसका 40 और 50 का है मिश्रण वाई वाले में। अब क्या कह रहा है, 1 लीटर मिश्रण एक्स, कह रहा है हमें एक्स का क्या करना है, 1 लीटर लेना है। कितना लेना है, 1 लीटर, यानी कि इसमें हम क्या कर देते हैं, अब यहाँ पे गुणा कर देते हैं 1 का गुणा करा, क्योंकि 90 है, 1 लीटर लेना है तो हमने 1 का गुणा कर दिया। वाई वाला जो मिश्रण है तथा 2 लीटर मिश्रण वाई को लेके,
वाई वाला कितना कह रहा है यहाँ पे, वाई वाला कह रहा है कितना 2 लीटर, तो हमने क्या करा यहाँ पे इसमें गुणा कर दिया 2 का। करने के बाद क्या आएगा, ये तो हमारा ऐसे ही रहेगा 27, 45 और 18, लेकिन इसका चेंज हो जाएगा, ये कितना होगा 40 दूनी 80 और 50 दूनी 100। अब हम अपने क्वेश्चन में जो जो हमें शर्तें दी गई थी, सारी शर्तों के बाद फाइनल इस निष्कर्ष में निकले हैं कि x में ABC का रेशियो 27, 45, 18 आएगा, y वाले में ABC का रेशियो 80 और 100 का होगा। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, नए मिश्रण के 540 लीटर। अब कह रहा भैया इन दोनों को यहाँ पे आप क्या करो, इन दोनों को आप मिला दो, यहाँ पे इन दोनों को क्या करो, थोड़ा हो गया, इन दोनों को अब नया मिश्रण बनाया, तो यहाँ क्या कर दिया आपने, प्लस कर दिया। क्या करा आपने यहाँ पे, यहाँ कर दिया आपने प्लस इन दोनों को। अब इन दोनों मिश्रण को मिला देना है। मिलाएंगे तो कैसे आएगा, आपको मालूम है इसका तो जोड़ कितना आ रहा था, इसका जोड़ पूरा कितना आ रहा था, 90 ही आ रहा था। इनका जोड़ कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ दो, 90 और 90 और 180 को आप जोड़ोगे तो आप कहोगे सर 270 आ जाए। कितना आ जाएगा, 270। ये किसके बराबर आ रहा है, क्वेश्चन में दे रखा है टोटल जो मिश्रण कितना है, 540 मिलीलीटर, 540 मिलीलीटर की 270 बराबर 540 मिलीलीटर के। अब कह रहा है द्रव में एक ही मात्रा बतानी है, आपको इस द्रव में एक ही मात्रा बतानी है। अगर हम एक ही बात करें तो यहाँ भी ए है और यहाँ भी ए है, इन दोनों जगह क्या है, ए है। कितना है, ए है। 27 यहाँ हो जाएगा, 80 वहाँ हो जाएगा। तो 17 बराबर कितने, 540 के, तो एक बराबर निकाल लो, 27 दूना 54, यानी 2 क्या आएगा, एक बराबर कितना आया, 2 के। अब निकालना कितना हमें, ए कितना हो जाएगा, 80 प्लस यहाँ 2 लो, 27 प्लस 80 कितना हो जाएगा, 7, 8 2 10, 107। एक बराबर 2 के, ये हमने ए का निकाला है, मान किसका निकाला है, ए का। एक बराबर 2 के, 107 बराबर कितने के आ जाएगा, 214 मिलीलीटर। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे बहुत जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। एक बर्तन में पानी तथा दूध का अनुपात, ये पानी है, ये है दूध। एक बर्तन में पानी और दूध का अनुपात 1:2 में है, 1:2। तथा दूसरे बर्तन में 3:4 के हैं। ये दूसरा बर्तन है, यहाँ पानी और दूध, ये 3:4, 3:4 में है। दोनों प्रकार के मिश्रण में से 1-1 लीटर मिश्रण लिया गया। देखो फिर वही बात आ गई, मैंने आपको बताया, देखिए जब भी बात की जाए, अब हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों के क्वांटिटी को बराबर करना पड़ेगा। और एक एक की बात करी तो एक में इसका गुणा, एक का इसमें गुणा, और एक का गुणा करने में कोई फर्क पड़ता नहीं है। कैसे करेंगे, देखो आप, इनकी अगर हम बात करें तो कितना आ रहा है, यहाँ पे 3 आ रहा है, इसकी बात करें कितना आ रहा है, 7 आ रहा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस वाले रेशियो में कितना गुणा करना पड़ेगा, 7 का करना पड़ेगा, और यहाँ वाले रेशियो में कितना पड़ेगा, 3 का गुणा करना पड़ेगा। कैसे, 7 का जब गुणा करोगे 7 एकम 7 और 7 दूनी 14, 3 का गुणा करोगे 3 त्रिका 9 और 3 चौको 12, दोनों की क्वांटिटी बराबर आ गई। यहाँ भी कितना आ रहा है, 21 आ रहा है, और यहाँ भी कितना आ रहा है, 12 9 21। अब दोनों की क्वांटिटी क्या हो गई, बराबर हो गई। अब वो कह रहा है कि दोनों में से 1-1 लीटर मिश्रण लेना है। इसका मतलब हम क्या करेंगे कि इस वाले में भी 1 का गुणा कर देंगे, और इसमें भी क्या करेंगे, 1 का। जो पहला टाइप का जो मिश्रण है उसमें क्या करा हमने, 1 गुणा कर देंगे, गुणा 1 का। और जो ये दूसरे टाइप का जो मिश्रण है यहाँ पे, इसमें क्या करेंगे, यहाँ पे यहाँ भी गुणा कर देंगे 1 का।
एक का गुणा करने में कोई फर्क नहीं पड़ता है, जो रेशियो है सेम वही रहेगा। ये 7:14 रहेगा और ये कितना रहेगा 9:12। अब नए मिश्रण में पानी तथा दूध का अनुपात क्या होगा? आपको मालूम है ये पानी है, ये पानी है। 7 और 9 कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। 16 तो पानी हो जाएगा। अनुपात, पानी कितना है? यहाँ 14 है, यहाँ 12 है, दोनों को आप जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 26, यानी 13, 8:13। 8 दूनी 16, 13 दूनी 26, यानी कि नए मिश्रण में जो अनुपात आएगा कितना आएगा? भाई यहाँ पे ऐसे जोड़ लो आप, 7 + 9 कर दिया यहाँ पे अनुपात, ये कर दिया 14 + 12, ये दूध का हो जाएगा, दूध, और ये आपका पानी है। तो आंसर आ जाएगा 8:13। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। और ये आज का क्वेश्चन जो है आपका आखिरी क्वेश्चन है। बहुत जल्दी से करते हैं इस क्वेश्चन को एक बार, क्योंकि इस 12B में टोटल 26 क्वेश्चन है। एक पार्ट में 13 हो जाएंगे, दूसरे वाले में 13 हो जाएंगे, और आपका ये 12B भी बहुत जल्दी से खत्म हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। एक बर्तन में दो द्रव A तथा B का मिश्रण 5:3 के अनुपात में है। बर्तन कोई है, A और B जो है वो कितने हैं? 5 और 3 के अनुपात में है। यदि इस बर्तन में से 16 लीटर मिश्रण निकालकर बर्तन को B द्रव से भर दिया जाए तो A तथा B का अनुपात 3:5 हो जाता है। देखो, इस क्वेश्चन को करने के मैं दो तरीके बताऊंगा आपको। पहली बात तो ये है, अगर इसमें से हम 16 लीटर मिश्रण निकालेंगे, इस बर्तन में से 16 लीटर मिश्रण निकालेंगे हम, तब भी किसका है, तब भी इसमें जो A और B का अनुपात रहेगा वो तो सेम ही रहेगा। अगर हमने 16 लीटर मिश्रण निकाल दिया, A और जो B का अनुपात है वो सेम ही रहेगा। अब ये तो है नहीं कि जैसे मान लो दूध और क्या नाम है, पानी मिला रखा है हमने, तो हम उसमें से अगर दूध और पानी मिला दिया आपने, और उसमें से अगर आपने 1 लीटर निकाला दूध, तो उसमें दोनों चीज़ें आएंगी ना, दूध भी आएगा, पानी भी आएगा। अब ये तो है नहीं केवल दूध आ जाएगा ज़्यादा या पानी ज़्यादा आ जाएगा, दूध कम आएगा, ऐसा नहीं है। जब भी आप निकालोगे जिस रेशियो में मिले हैं, तो क्वांटिटी में तो फ़र्क पड़ जाएगा, लेकिन उनके रेशियो में जो है फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्वेश्चन को दो तरीके से बताऊंगा आपको मैं। फर्स्ट टाइप बता रहा हूँ पहले, ये फर्स्ट टाइप, और यहाँ बताऊंगा आपको मैं सेकेंड टाइप, जैसे भी आपको समझ में आ जाए क्वेश्चन में। ये पहला टाइप, आपने 16 लीटर मिश्रण निकाला, दूध या पानी मान लो, या A और B का रेशियो वही रहेगा। यहाँ पे A और B का रेशियो वही रहा, 5 और 3। अब ये कह रहा है कि 16 लीटर मिश्रण निकालने के बाद बर्तन को B द्रव से भर दिया गया तथा A और B का अनुपात अब चेंज हो गया। अब क्या हुआ, ये 3 और 5 का अनुपात हो गया। एक बात मुझे बताओ आप, ये जो 5 और 3 का अनुपात था, ये अनुपात अब 3 और 5 का हो गया। कैसे हो गया? क्योंकि अब बर्तन में क्या करा, 16 लीटर ही B जो है, B को डाल दिया गया यहाँ पे 16 लीटर में। अब 16 लीटर को B को अगर यहाँ पे डाला गया है, तो मुझे ये बताओ, A की तो क्वांटिटी जितनी थी उतनी ही रहेगी। चेंजमेंट तो B वाले में हुआ है ना, A वाले में तो नहीं हुआ। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे A की क्वांटिटी क्या करेंगे, सेम रखेंगे। कैसे रखेंगे? यहाँ पे ये देखो, मैं लिख देता हूँ, A की मात्रा को सेम रखेंगे, सेम रखेंगे। कैसे? इस वाले में आप गुणा कर दो यहाँ पे 5 का, सॉरी 3 का, और नीचे वाले में गुणा कर दो आप 5 का। 3 पचे 15, 3 त्रिका 9, 5 तिहाई 15 और 5 25। आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा यहाँ पे कि B वाली जो क्वांटिटी जो 9 थी, अब वो हो गई 25। क्यों 25 हो गई? क्योंकि उसने क्या किया था, 16 लीटर मिश्रण की जगह निकाल के B को डाल दिया था। हम ये कह सकते हैं
कि ये जो क्वांटिटी यहाँ पे बी वाली जो प्लस हुई है, ये क्यों प्लस हुई है? क्योंकि ये 16 लीटर हमने क्या करा, जो मिश्रण निकाला था उसकी जगह हमने बी वाले को वहाँ पे डाल दिया था। अगर ये 16 लीटर यहाँ पे प्लस हुई है और 16 ही हमने क्या करा था, निकाला था, यानी इस 16 की वैल्यू किसके बराबर आएगी? 16 के बराबर आ जाएगी। बहुत गौर से समझो आप क्वेश्चन, तो समझ में नहीं आएगा क्वेश्चन आपकी। अगर आपने हल्का से भी दिमाग नहीं लगाया, क्वेश्चन आपकी समझ में नहीं आएगा। हमने क्या किया, यहाँ पे एक मिश्रण था, उसमें 16 लीटर मिश्रण निकाल लिया गया। जब मिश्रण निकाले गए 16 लीटर, तब भी ए और बी का जो अनुपात था, या मान ले दूध और पानी का अनुपात, अनुपात तो वही सेम रहेगा, क्वांटिटी में चेंज आ जाएगा उसके, लेकिन अनुपात तो सेम रहेगा। अनुपात वही रहा 5 और 3 का। इसके बाद उसने क्या करा कि जो निकाला था मिश्रण, अब उसने उसकी जगह या तो केवल पानी डाल दिया, या मान लो आप केवल उसने दूध डाल दिया, आपने मान लो ऐसा, मतलब या मिश्रण केवल में केवल बी ही द्रव डाला है उसने। जब बी द्रव डाला है तो ए वाली की जो क्वांटिटी है हमको सेम करनी पड़ेगी भाई, ए वाली की क्वांटिटी सेम करनी पड़ेगी, क्योंकि चेंजमेंट तो केवल बी वाले में आएगा, ए वाले में तो नहीं आएगा ना, क्योंकि बी वाला उसने ज़्यादा डाला है। तो हमने क्या करा, ए को सेम कर लिया, यहाँ पे ये 15 ये 15, बी वाला पहले 9 था, अब हो गया 25। क्यों हो गया 25? क्योंकि द्रव जो है बी, उसको ही दोबारा उसको डाला गया है। तो 9 था पहले, 25 हो गया। ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि 16 लीटर मिश्रण जो निकाला गया था उसकी जगह द्रव बी को डाला गया था। आप कह सकते हैं 16 की जो वैल्यू है, वो जो क्वेश्चन में बोल रखा है उस 16 के बराबर हो जाएगी। तो एक की वैल्यू कितने बराबर आएगी? 1 के बराबर। अब क्वेश्चन में पूछा गया है बर्तन में कितने लीटर द्रव था, तो यहाँ देखो 15 और 9 कितना हुआ? 24। 1 बराबर 1 के, तो 24 बराबर 24 के, यानी हमें मालूम पड़ गया कि इस बर्तन में जो द्रव था, इस वाले में ये कितना था? 24 लीटर था। लेकिन ये आपका आंसर नहीं है। क्यों? ये 24 लीटर तब था जब आपने 16 लीटर निकाल लिया। इसमें हमें 16 लीटर और प्लस करना पड़ेगा। अभी हमने 16 लीटर निकालने के बाद सॉल्व किया तभी आया था। तो आप कह सकते हो 24 में अगर हम यहाँ पे इस 24 में 16 और जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 40, यानी उस बर्तन में शुरू में कितना था? 40 लीटर द्रव था या मिश्रण था, ये मिश्रण था। ये 40 लीटर क्या आएगा? आपका आंसर आ जाएगा। अगर इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से आप सॉल्व करना चाहो तो दूसरा तरीका भी मेरे पास, कैसे देखो आप, हमने ये बोला कि पहले अनुपात है 5:3 का, और फिर ये अनुपात हो गया कितना आपका? 3:5 का। ये कब हुआ है? जब पहले वाले में से 16 लीटर मिश्रण निकाला गया है और उसके जगह बी को डाल दिया गया, ए और बी। अब एक बात बताओ मुझे, आप बहुत छोटी सी बात बताओ, अगर मैं कहूं कि इसमें से आप 2 निकाल दो, इस ए वाले में से, केवल एक ही बात कर रहा हूं मैं, बहुत गौर सुनना, बहुत तुरंत आएगा क्वेश्चन। अगर ए वाले में से 2 निकाल के इस बी वाले में डाल दिया जाए, या आप ये कहो कि यहां से हम ऐसा कुछ करें कि इसमें से 2 निकल के यहां आ जाए और जुड़ जाए। 5 में से आप 2 निकालिए और 3 में या 2 जोड़ दीजिए। इन दोनों कंडीशन में कितना आता? आता तो 3 ही है। अगर 5 में से आप 2 निकाल देंगे तब भी 3 आएगा, या 3 में 2 जोड़ देंगे तब भी आपका 3 ही आएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि 2/5 भाग मिश्रण निकाला गया होगा, निकाला गया होगा। 2/5 भाग, 5 में से कितना भाग? 2 भाग। कितना भाग? 5 में से अगर हम यहाँ 2 भाग निकाल देंगे, -2 कर देंगे, या 3 में हम क्या करेंगे? +2 कर देंगे, तो वही बात आएगी? आएगी? नहीं आएगी? बिल्कुल आएगी। तो हम ये कह सकते हैं 2/5 भाग मिश्रण निकाला गया होगा। इसी 2/5 भाग की वैल्यू कितने के बराबर है? क्वेश्चन में वो कह रहा है 16 के बराबर है। कितने के बराबर है? 16 लीटर के बराबर है। हमें एक भाग की वैल्यू निकालनी है, एक भाग की निकाल लो आप वैल्यू, कितना आएगा? 16/2 × 5 बराबर 40 लीटर। चाहे ऐसे कर लो चाहे ऐसे कर लो, ये 2 टाइप मैंने आपको बता दिए। ये पहला टाइप था, वो दूसरा टाइप था। दोनों टाइप से क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। फिर भी अगर आपको कंफ्यूजन हो तो आप ऐसा करना, इसी में क्वेश्चन नंबर जो है 107, इसी का आप 12A का क्वेश्चन नंबर 107 देख लेना, आपका डाउट दूर हो जाएगा।
आज के लिए इतना ही रखते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे लगे होंगे। कुछ क्वेश्चंस में ऐसा है कैलकुलेशन ज़्यादा लंबी होती है। अब देखो मेरा मेरा काम तो कैलकुलेशन का नहीं है, मेरा काम आपको कॉन्सेप्ट बताने का है। एक क्वेश्चन था इसमें जिसमें कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा लंबी थी और शायद ये क्वेश्चन नंबर 5 था। तो मेरा काम आपको केवल कॉन्सेप्ट बताने का है, आपको ट्रिक बताने का है। कैलकुलेशन कई बार होता है कि हमें यहाँ पे जल्दी नहीं आती कैलकुलेशन, तो आपको इसमें तैयारी करना है। कैलकुलेशन में गुणा भाग आपको ज़्यादा करना है। मेरा काम केवल आपको शॉर्ट ट्रिक बताने का है, कॉन्सेप्ट बताने का है, ताकि आप समझ जाओ कि क्वेश्चन किस तरीके से होगा। ठीक है ना। बाकी कैलकुलेशन तो कई बार हो सकता है कि हम कुछ और बोल रहे हैं, हल्का सा यहाँ कुछ और लिखा जा रहा है। कई बार हमें याद नहीं रहता है कि अगर यहाँ 3 लिखने को हम 5 लिख दें। बाद में जब क्वेश्चन नहीं आता है तो हम परेशान होते हैं, फिर समझ में आता है। लेकिन आप सामने बैठे हो तो आपको हर चीज़ मालूम पड़ती रहती है कि जो मैं लिख रहा हूँ वो गलत है सही है। तो इतना दिमाग तो आप भी लगा सकते हो कि कैलकुलेशन तो आप सॉल्व कर ही सकते हो। मैं तो आपको केवल उसका तरीका बता सकता हूँ, बताता ही हूँ, करवाता हूँ, कैलकुलेशन भी करता हूँ मैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन कुछ एक आध क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिन पे अगर मैं कैलकुलेशन पूरी करूँगा ना तो मुझे बहुत टाइम लगेगा। इतने टाइम में फिर आपके और जो बाकी जो क्वेश्चन है वो आपके छूट जाएंगे। आपको अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, आपको ट्रिक समझ में आ गई, आपको जो मैंने जिस तरीके से क्वेश्चन समझाया वो समझ में आ गया, तो आप बड़ी आसानी से कैलकुलेशन तो आप कर लोगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और मेरे इस फेसबुक पेज मैथ्स विधि और यूट्यूब में चैनल मैथ्स विधि, दोनों को आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और इसी तरीके से वीडियो देखते रहें आप।